रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस राइटर एपिसोड 2। इधर ऋतिक के चेहरे पर फिर एक बार हल्की मुस्कान आ जाती है। ऋतिक मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हो गया मेरी मिस्टीरियस राइटर। अब से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, ऋतिक अरोरा की हो। कार्तिक फ्रस्ट्रेट होकर अपने बाल खींचते हुए कहता है, अबे साले कब से पूछ रहा हूं, ये अंधी लड़की कौन है जिसे तू लगभग 3 घंटे से ताड़ रहा है। अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो मैं तुझसे बात ही नहीं करता है, जा फिर रह लियो अकेले। ऋतिक अपनी आंखें छोटी करके कार्तिक को घुते हुए कहता है, मत कर, पर फॉर गॉड सैक ये बिवियों वाले नखरे बंद कर दे। कार्तिक चेयर पर से खड़े होते हुए कहता है, गोली तेरे सीने पर लगी थी और उसका असर तेरे दिमाग पर हो रहा है। रुक, मैं अभी अंकल आंटी को बताता हूँ। ऋतिक कार्तिक को घुते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, एटलीस्ट तब तक जब तक मैं मोना को उसकी औकात ना दिखा दूं। और रही बता इस लड़की की बात, तो ये है फ्यूचर में होने वाली मिसेस ऋतिक अरोरा। ऋतिक की बात सुनकर कार्तिक का मुंह हैरानी से बड़ा हो जाता है और आंखें फटी की फटी रह जाती है। कार्तिक हैरान होते हुए कहता है, पर यह सब कब हुआ? ऋतिक लैपटॉप अपने तरफ घुमाते हुए कहता है, इसका क्रेडिट तुझे ही जाता है। कार्तिक शौक होकर अपने सर को खुजाते हुए कहता है, मैं जोड़ियां बनाने ब्रोकर बन गया, पर कब और कैसे? ऋतिक लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है, अब वो तो तू खुद ही सोच। कार्तिक खड़े होकर पूरे कैबिन में घूमते हुए अपने दिमाग पर जोर देने लगता है। इधर नानी अनोखी के पास आकर उसका चिन पकड़कर गुनगुनाते हुए कहती है, अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना। अनोखी नानी का हाथ हटाकर दूसरे तरफ मुंह करके होले से मुस्कुरा कर कहती है, देखी सबकी यारी, मेरा दिल जलाओ ना। श्लोक दोनों के बीच कूदते हुए कहता है, चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू वो है नहीं माना। नानी श्लोक का कान पकड़ते हुए कहती है, अरे छोटे शेर के बच्चे, देख नहीं रहा मैं अपनी नातिन को मना रही हूँ, बीच में बंदर की तरफ क्यों उछल कूद कर रहा है? श्लोक अपना कान छुड़वाते हुए कहता है, अरे मेरी चांद का टुकड़ा, वो नाराज नहीं है, हम 4 पांडवों ने उसे कब का मना लिया। चांदनी श्लोक की बात सुनकर अनोखी को देखती है, जो हल्का सा मुस्कुरा रही थी। चांदनी अपने सर पर हाथ मारते हुए कहती, हे कृष्ण भगवान, मैं कैसे भूल गई कि तुम 5 पांडव कभी एक दूसरे को नाराज नहीं रहने देते। खामा मैंने अपनी बीपी बढ़ा ली। श्लोक अनोखी के पीछे छुपते हुए कहता है, कृष्ण भगवान को क्यों याद कर रही हो मेरी चांदनी, अपने एजीओजी के पास जाने का इरादा है क्या? नानी श्लोक को थप्पड़ दिखाते हुए कहती है, तेरा नाम ना अनोखी ने गलत रख दिया, तेरा नाम छोटा शेर नहीं छोटा शैतान होना चाहिए था। बहुत पीटूंगी तुझे, जयश कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहता है, बाद में पीट लेना बा, फिलहाल तो चूहे मेरे पेट में खो खो कबड्डी खेल रहे हैं, पहले उनको शांत करा ले। माधव हंसते हुए कहता है, क्या बात है अंकल, आप पर भी हम पांचों का रंग चढ़ गया है क्या? जयश अपने बालों पर हाथ घुमाते हुए कहता है, रंग तो तुम्हारी आंटी का चढ़ा है बेटा, और वो भी पक्का वाला। अब जल्दी से खाने के लिए आ जाओ वरना हम सबकी क्लास लगेगी। जयश की बात सुनके सब हंसते हुए बाहर आ जाते हैं। खाने की बात सुनकर ऋतिक को भी भूख लगने लगती है, इसलिए वो टेलीकॉम से मान को कॉल करके खुद के लिए खाना मंगवा लेता है। कुछ देर बाद ऋतिक अपन कैबिन में रखे सोफे पर बैठ हुआ था, उसके सामने टेबल पर खाने की ढेर सारी वैराइटीज रखी हुई है और वो खाना खाते हुए लैपटॉप को देख रहा था। इधर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अनोखी अपने प्लेट में से खाने का पहला बाइट तोड़कर आगे करते हुए कहती है, छोटे शेर ले खा ले। श्लोक चेयर से खड़े होकर अनोखी का हाथ पकड़कर बाइट खा के वापस अपनी जगह पर बैठकर खाना खाने लगता है। दोनों भाई बहन का प्यार देखकर ऋतिक मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है मुझे बीवी के साथ साला भी फ्री मिलेगा, इतना प्यार जो है दोनों के बीच। इतना कहकर ऋतिक फिर से खाना खाने लगता है। वहीं कार्तिक तो बेचारा सोच सोचकर परेशान होकर ऑफिस से चला जाता है। इधर जयेश खाना खाते हुए अनोखी को देखकर कहता है, अनोखी बेटा, तुम्हारा एडमिशन करना था ना 4th ईयर में, तो आज चल कर ले। अनोखी पानी पीते हुए कहती है, मामाजी वो काम तो माधव ने कर दिया है। जयेश माधव को देखते हुए कहता, यही तक बेटा, तुम सच में बहुत ख्याल रखते हो अनोखी का। माधव खाना खाते हुए कहता है, इट्स माय प्लेजर, वैसे भी मैं इस चूहिया की मदद ना करूं तो किसकी करूं? अनोखी गुस्से में माधव से कहती है, माधव के बच्चे, तुमने हमें चूहिया कहा। माधव हंसते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, तुम हो भी तो चूहिया की तरह। सांझ माधव को कंधे पर मारते हुए कहती है, अगर वो चूहिया है तो तू है चमगादड़, समझा? माधव अपना कंधा सहलाते हुए कहता है, देख लूंगा तुझे मैं स्टार प्लस। श्लोक हंसते हुए कहता है, अपनी जेब भर के रखो भैया, राखी आ रही है और इस बार तो अनोखी दी भी आपको राखी बांधेगी।
माधव गुस्सा होते हुए कहता है, साले राखी तो तुझे बांधेगी ना, मैं कौन सा चुहिया का भाई हूं जो ये मुझे राखी बांधेगी। श्लोक माधव को आंख मारते हुए कहता है, नहीं, वो आपको भी राखी बांधेगी, फिर आप दोनों भाई बहन बन जाएंगे। माधव श्लोक को खा जाने वाली नजरों से घूर के देखते हुए कहता है, साले बहन होगी तेरी मेरी तो वो दोस्त है, वो भी बचपन वाली। अनोखी मुस्कुराते हुए कहती है, बस बस माधव, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? छोटा शेर बस तुम्हारी खिंचाई कर रहा है और कुछ नहीं। बस बस माधव, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? छोटा शेर बस तुम्हारी खिंचाई कर रहा है और कुछ नहीं। वैसे भी मैं इस छोटे शेर के कहने से हम थोड़ी तुम्हें राखी बांधेंगे, तुम सच में बेवकूफ हो। माधव चेयर पर से खड़े होते हुए कहता है, अच्छा अच्छा, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, अगर तू मुझे राखी बांधेगी ना तो मैं तेरी चोटी काट दूंगा, बड़ी आई चुहिया। अभी मैं चलता हूँ, बाद में देख लूंगा तुम्हें। सांझ अनोखी को देखते हुए कहती है, मैं भी चलती हूँ। और हाँ, तेरी वो नई वाली बुक पढ़ी, सच में बहुत मस्त है अनोखी। अनोखी खड़े होते हुए कहती है, सुन ना सांझ, तो उस पब्लिशर से बात कर लेना, पिछली बार उन्होंने किसी को हमारा नो दे दिया था, जीना मुश्किल हो गया था हमारा, इसलिए नए नो के साथ नया फोन भी लेना पड़ा। खामखा 10,000 का खर्चा हो गया। नंदिनी हंसते हुए कहती है, 10,000 तो ऐसे कह रही है जैसे 10 लाख का ही फोन खरीद लिया हो, कंजूस कहीं की। नंदिनी की बात सुनकर अनोखी मायूसी से कहती है, हम कंजूस नहीं है, समझी तुम। इतना कहकर अनोखी चेयर से उठकर अपनी स्मार्ट स्टिक लेकर हॉल से बाहर जाते हुए कहती है, मामा जी आज हम फ्री हैं, इसलिए दुकान पर चले जाते हैं, आज आप आराम करिए। इतना कहकर अनोखी हॉल से बाहर चली जाती है। पारुल नंदिनी के सर पर चपत मारते हुए कहती है, क्या करती है तू? सोच समझ कर तो बोला कर, जानती है ना वो इन दिनों कितनी परेशान रहती है। श्लोक गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, हाँ, और वो भी उस गब्बर सिंह की वजह से, मेरा बस चला ना तो एक दिन उसका गला दबाकर मार दूंगा उसको। ये कहकर श्लोक भी चला जाता है। पारुल और श्लोक की बात सुनकर ऋतिक के चेहरे पर सख्त भाव आ जाते हैं। ऋतिक सोफे से खड़े होते हुए कहता है, तो अनोखी के लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है, पता लगाना पड़ेगा। ये कहकर ऋतिक मान को कॉल करता है। 5 मिनट बाद मान ऋतिक के कमरे में मौजूद था। ऋतिक मान को देखते हुए कहता है, मान जल्दी से प्राइवेट जेट रेडी करो, किसी से हिसाब बराबर करने जाना है हमें। मान अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है, सर कब जाना है? ऋतिक चेयर से खड़े होते हुए कहता है, अभी 1 घंटे में कार्तिक, करण और अर्जुन को भी बुला देना। इतना कहकर ऋतिक अपना ब्लेजर ठीक करते हुए कैबिन से बाहर चला जाता है। 1 घंटे बाद ऋतिक अपने प्राइवेट जेट पर मौजूद था, उसके साथ कार्तिक, मान, करण और अर्जुन थे। कार्तिक मान को देखते हुए कहता है, यार इस ऋतिक की वजह से दिमाग का दही हो गया है, पता नहीं इस लड़के का क्या करूं। मान हंसते हुए कहता है, कुछ नहीं, दही बन ही गया है तो कड़ी बना कर पी लो। कार्तिक मान में पेट पर कोहनी मरते हुए कहता है, साले जब तू परेशानी में होगा ना तब तुझे बताऊंगा। इधर ऋतिक अपने लैपटॉप में दुकान में बैठी अनोखी को देख रहा था। दुकान में अनोखी के साथ छोटू भी था। छोटू अनोखी के पास आकर उसके गाल खींचते हुए कहता है, दीदी आप आज बहुत क्यूट लग रही हो। अनोखी छोटू की नाक अंदाजे से पकड़कर खींचते हुए कहती है, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, बोलो क्या काम है? छोटू अनोखी का हाथ पकड़कर कहता है, दीदी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर खेल कर आऊं क्या? वैसे भी एग्जाम्स के चक्कर में माँ ने पढ़ाई करवा करवा कर दिमाग खराब कर दिया है। अनोखी हंसते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना, हम अकेले दुकान नहीं संभाल पाएंगे। छोटू हाँ कहकर जल्दी से दुकान से बाहर चला जाता है। अनोखी मुस्कुराते हुए कुछ पेपर्स निकाल के उस पर कुछ लिखने लगती है। इधर ऋतिक अनोखी को देखकर मन ही मन कहता है, बहुत जल्द तुम ऋतिक अरोरा के बाहों में होगी, बहुत जल्द मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूंगा। कार्तिक ऋतिक को देखकर मान से कहता है, मजनू को लैला की याद आ रही है। कार्तिक की बता सुनकर ऋतिक उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगता है। वहीं मान, करण और अर्जुन अपना सर नीचे करके मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। खुद को यूं घूरता पाकर कार्तिक अपने कंधे उचकाते हुए कहता है, घूर क्या रहा है? ये बता, प्यार बिना देखे कर लिया, यहाँ बैठकर लैपटॉप में उसे ताकते रहता है, शादी भी लैपटॉप से ही करने का इरादा है क्या तेरा? ऋतिक कार्तिक की बात सुनकर होले से मुस्कुराते हुए कहता है, 1 साल बाद मैं अनोखी के साथ शादी कर लूंगा। कार्तिक हैरान होते हुए कहता है, 1 साल कुछ ज्यादा टाइम नहीं हो गया? ऋतिक एक फाइल पढ़ते हुए कहता है, उसकी लॉ की पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद मैं उसे हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले आऊंगा। कार्तिक ऋतिक के हाथ से फाइल लेते हुए कहता है,
तूने देखा ना आज कैसे उसने शादी को लेकर नाटक किया था। क्या वो तुझसे शादी के लिए मानेगी? ऋतिक अपनी गुस्से भरी आवाज में कहता है। मानना ना मानना उसकी मर्जी, पर उससे मैं शादी करके रहूंगा। फिर चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, उसे आना तो ऋतिक अरोरा की बाहों में ही है। ऋतिक की बात सुनकर कार्तिक को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि ऋतिक की बातों और आंखों में अनोखी के लिए पागलपन और जुनून साफ साफ दिख रहा था। कार्तिक मन ही मन कहता है, भगवान ना जाने अनोखी कैसे झेलेगी इस पागल सांड को। वो खुद तो इतनी मासूम और भोली है, और कहा मेरा ये डेविल सरफिरा और फजो दोस्त। कार्तिक मन ही मन कहता है, भगवान ना जाने अनोखी कैसे झेलेगी इस पागल सांड को। वो खुद तो इतनी मासूम और भोली है, और कहा मेरा ये डेविल सरफिरा और फजो दोस्त। इधर ऋतिक लैपटॉप में अनोखी को ही देख रहा था। अनोखी दुकान में बैठकर कुछ लिखती, फिर पेज फाड़कर डस्टबिन में डालती। अनोखी फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, हे कान्हा जी, आज हमारे दिमाग के घोड़े क्यों नहीं दौड़ रहे? तभी कोई दुकान पर आकर कहता है, तुम कहो मैं मदद कर दूं मैं तुम्हारे दिमाग के घोड़े दौड़ाने में। अनोखी अपनी आंखें छोटी करके गुस्से में कहती है, कभी सुना है गधे की लगाम कसते हुए? लड़का हैरानी से कहता है, नहीं तो। अनोखी गुस्से से भड़कते हुए कहती है, वही तो, गधे की लगाम नहीं खींच सकते इसलिए तो तुम बेलगाम गधे बनते जा रहे हो। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ नितिन, वरना। नितिन भी गुस्से ने उफनते हुए अनोखी की बात बीच में ही काटते हुए कहता है, वरना क्या यार, बचपन से तुम्हारे प्यार में आवारा पागल दीवाना बना पूरे अहमदाबाद में घूमता हूं, और तुम हो के हिंदी फिल्मों के पुरानी हीरोइनों की तरह नखरे कर रही हो। अनोखी नाराज होते हुए कहती है, तो तुम शक्ति कपूर की तरह हमारा पीछा करना छोड़ दो ना, खामखा हमारा जीना हराम कर रखा है। नितिन चीखते हुए कहता है, रात को मेरे ख्वाबों में आओ तुम, रात की नींद चुराओ तुम, और जीना तुम्हारा ही दुश्वार है। दोनों की बहस चल ही रही थी, तभी सांझ उछते हुए दुकान के अंदर घुस के कहती है, ये आवारा पागल दीवाना यह क्या कर रहा है अनोखी? अनोखी अपने सर पर हाथ मारते हुए कहती है, नाक में दम कर रहा है और क्या? सांझ नितिन को घुते हुए कहती है, क्यों भाई, आप सच में मेरी दोस्त को इतना परेशान करते हो? नितिन अपनी आंखें छोटी करके सांझ को घुते हुए कहता है, आइडियट, यहाँ मैं तेरे दोस्त को तेरी भाभी बनाने के सपने देख रहा हूँ और तू ये कह रही है। सांझ मुंह दबाकर हंसते हुए कहती है, ओए मेरे भैया, अगर अनोखी मना कर रही है तो उसमें मैं क्या करूं? नितिन अनोखी को बड़े प्यार से देखते हुए कहता है, इसे तो मैं मना कर ही रहूंगा, आखिर प्यार किया है, पीछे नहीं हटने वाला। ये कहकर नितिन दुकान से चला जाता है। सांझ हंसते हुए कहती है, सही में यार अनोखी, मेरा भाई तुम्हारे प्यार में आवारा पागल दीवाना हो गया है। इधर ये सब देखकर ऋतिक गुस्से में कहता है, देख लूंगा इस आवारा पागल दीवाना को, अगर इसे मैंने देवदास नहीं बनाया ना तो मेरा नाम भी ऋतिक अरोरा नहीं। रात के वक्त जर्मनी में ऋतिक अभी अभी अपने रूम से फ्रेश होकर बाहर आया था। उसने लोअर और टी शर्ट पहनी हुई थी, और वो अपने बाल सुखाते हुए बाथरूम से बाहर आकर एक नज़र लैपटॉप को देखता है। इस वक्त अनोखी के घर में सभी लोग सो रहे थे। ऋतिक फोन लगाकर किसी को कॉल करता है, दूसरी तरफ से पर्सन कॉल रिसीव करता है। ऋतिक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, पैंथर कहाँ है मेरा शिकार? पैंथर, जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ बेड पर इंटीमेट हो रहा था, वो अचानक हड़बड़ा कर उठते हुए कहता है, सर वो वही है फार्म हाउस पर। ऋतिक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, कल सुबह रेडी रहना, कुछ जरूरी काम है। पैंथर अपने गर्लफ्रेंड को सिलेक्टिव नजरों से देखते हुए कहता है, यस सर, पहुंच जाऊंगा। ऋतिक बिना कुछ कहे फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। इधर पैंथर वापस अपने गर्लफ्रेंड की तरफ झुकने लगता है और उसे किस करने लगता है। इधर ऋतिक होटल में बैठा खाना खा रहा था। जर्मनी में इस वक्त 8:50 बज रहे थे, वहीं इंडिया में रात के 11:50 बज रहे थे। लैपटॉप ऑन था, इसलिए ऋतिक की नज़र बार बार अपने कमरे में सो रही अनोखी पर जा रही थी। ऋतिक की नज़र जैसे ही अनोखी पर जाती है, उसे कुछ अजीब लगता है। अनोखी बड़े आराम से सो रही थी, तभी उसके कमरे में श्लोक एंटर करता है। वो धीरे धीरे कदमों से नंदिनी के पास आकर उसे हिलाकर उठाने लगता है। तभी कमरे में जयेश, पारुल, चांद, सांझ और माधव आते हैं। सभी को देखकर ऋतिक अपनी दोनों आईब्रोज सिकुड़कर कहता है, ये लोग रात को भी अनोखी को अकेला नहीं छोड़ते, चिपका कहीं के। इधर श्लोक नंदिनी को उठाते उठाते थक कर पारुल से कहता है, आकर खुद उठा लो आप अपनी कुंभकर्ण की बेटी को, ऐसे सोई है जैसे कितने जन्मों से नहीं सोई। श्लोक की बात सुनकर जयेश घूर के श्लोक को देखने लगते हैं। चांदनी हंसते हुए कहती है, बस जयेश, अब उसे घूरना बंद करो, वरना यही मेरी धिंडली का विश यू हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। श्लोक अपने मुंह पर हाथ रख कर हंसते हुए कहता है, अरे मेरी चांद का टुकड़ा,
बिडे नहीं बर्थडे। चांदनी श्लोक को बाजू में हटाते हुए कहती है, हाँ वही वही बड़ा आया आइंस्टाइन की औलाद। बाजू हट चांद श्लोक को साइड में धक्का देते हुए कहती है। पारुल और जयेश दोनों दादी पोते को देखकर नामे अपन सर हिलाते हुए मुस्कुराने लगते हैं। चांदनी नंदिनी को उठा देती है। नंदिनी नींद में उठकर अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें मलती हुए कहती है, कमरे में इतनी भीड़ क्यों जमा कर रखी है, भंडारा हो रहा है क्या? सांझ चिढ़ते हुए कहती है, हाँ, और तू आके टूट पड़ियो भंडारे की बच्ची, टाइम और डेट देख। नंदिन बेड पर उचकते हुए कहती है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। मान, सांझ और नंदिनी कमरे से बाहर चले जाते हैं और 5 मिनट बाद वो कमरे के अंदर वापस आते हैं। मान, सांझ और नंदिनी कमरे से बाहर चले जाते हैं और 5 मिनट वो कमरे के अंदर वापस आते हैं। अपने कमरे में हो रही हलचल के वजह से अनोखी की नींद खुल गई थी, पर वो अब भी सोने का नाटक कर रही थी। इधर ऋतिक को समझते जरा भी देर नहीं लेगी कि माजरा क्या है। सभी अनोखी के कमरे में आकर सॉन्ग गाने लगते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गाने को सुनकर अनोखी नींद से जाग जाती है और इसी के साथ उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान तरंग जाती है। श्लोक अनोखी के पास आकर उसके सर पर बर्थडे कैप लगाते हुए कहता है, ओए होए मेरी बर्थडे गर्ल तो सिंपल लुक में भी कहकर धा रही है। अनोखी मुस्कुरा कर श्लोक का हाथ अंदाजे पकड़ते हुए, तुम कभी हमें 12 बजे विश करना नहीं भूलत ना हमारे छोटे शेर। सभी एक साथ चिल्ला कर कहते हैं, ये तो गलत बात है। अनोखी हमें सीधा इग्नोर कर दिया भाई के चक्कर में। अनोखी और श्लोक सबकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। माधव अनोखी के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बेड से खड़ा करते हुए कहता है, अगर तुम भाई बहन का प्यार और लाड़ दुलार खत्म हो गया हो तो केक कट कर ले। वैसे भी कल सुबह जल्दी उठना है। इस चूहिया की और इसके छोटे शेर की तो छुट्टियां चल रही है, पर हम इतने खुश नसीब कहाँ। अनोखी माधव के कंधे पर जोर से चिमटी काटते हुए कहती है, जब देखो तब बकवास करते रहते हो। माधव अपने कंधे को सहलाते हुए कहता है, अच्छा जंगली बिल्ली की तरह नोचना बंद कर और केक कट कर लेते हैं। अनोखी अपना मुंह फुलाकर सोफे पर बैठते हुए कहती है, कल हम तेरी शिकायत करेंगे, देख लेना तुम। श्लोक माधव के पास जाकर उसके कंधे पर मारते हुए कहता है, साले मेरी बहन को तंग मत कर, वरना उसकी गंगा जमुना यही बहना शुरू हो जाएगी। दोनों को देखकर अब सांझ और नेहा गुस्से से तमतमाते हुए एक साथ कहती है, तुम दोनों लंगूर अपनी बहस अभी खत्म करो और अनोखी को तंग करना बंद करो, वरना। ऐसा कहकर दोनों अपनी अपनी कलाइयां मोड़कर माधव और श्लोक को घुरती है। श्लोक माधव के पास उसके कान में कहता है, भाई दी की टांग खिंचाई बंद कर देते हैं, वरना बिना वॉशिंग पाउडर के ही खड़े खड़े धुलाई हो जाएगी। माधव अपना सलाइवा गटकते हुए कहता है, भाई तू सही कह रहा है, देखो कैसे घूर रही है दोनों हम दोनों को। पारुल अनोखी के पास साइड में सोफे पर बैठते हुए कहती है, बेटा तुम उन पर ध्यान मत दो, चलो तुम केक कट करो। ये कहकर पारुल अनोखी के हाथ में चाकू देकर केक कट करने लगती है। ये देखकर श्लोक जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मम्मा ये क्या कर रहे हो आप? श्लोक की आवाज सुन अनोखी अपने सर पर हाथ दे मारती है, जैसे उसके भाई का कुछ नहीं हो सकता। वहीं माधव अपने कान में उंगलियां डालते हुए कहता है, अबे साले कान के पर्दे फाड़ेगा क्या? धीरे से बोलना। श्लोक अनोखी के दूसरे साइड आकर बैठकर पारुल के हाथ से चाकू छीते हुए कहता है, आप ऐसे मेरा हक नहीं चुरा सकती मम्मा। ये कहकर श्लोक बिना एक पल गवाए केक कट करके अनोखी को खिला देता है। श्लोक की हरकत पर सभी लोग हंसने लगते हैं, वहीं अनोखी के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। इसी तरह सभी अनोखी को केक खिलाते हैं, अनोखी भी सबको केक खिलाती है। कुछ देर बाद सभी अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। वहीं सांझ नंदिनी और अनोखी के साथ उसकी के कमरे में सो जाती है। इधर ऋतिक मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, तो आज मेरी मिस्टीरियस राइटर का बर्थडे है। इतना कहकर वो देवी स्माइल करने लगता है, जैसे उसके मन में कुछ चल रहा हो। अगली सुबह अनोखी रोज की तरह जल्दी उठकर अपनी पूजा खत्म करके पारुल के साथ किचन में खड़ी थी। पारुल मुस्कुराते हुए कहती है, आज तुम्हारी पसंद का गाजर का हलवा बनाया है बेटा। नाश्ते में अनोखी मुस्कुराकर पारुल के गले लगते हुए कहती है, मामी आप ना दुनिया के सबसे अच्छी मामी हो, आप हमारा कितना ख्याल रखती हो। पारुल प्यार से अनोखी के गाल पर हाथ रखकर कहती है, क्या करूं, अब मेरी भांजी है ही इतनी प्यारी कि उस पर खूब प्यार लुटाने का दिल करता है। पारुल की बात सुनकर अनोखी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वहीं इधर लैपटॉप में ये सब देख रहे ऋतिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ऋतिक कल रात से ही नहीं सोया था, क्योंकि आज उसके जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। आज उसके मिस्टीरियस राइटर का बर्थडे जो था।
दोनों मामी भांजी किचन में थी, तभी दोनों के कान में डॉ बेल की आवाज आती है। अनोखी मुस्कुराते हुए कहती है, हम देखते हैं। अनोखी दरवाजा खोलकर पूछती है, कौन है? सामने खड़ा पोस्टमैन अपनी पेन निकलते हुए कहता है, राइटर एम का घर यही है। अनोखी एक छोटी मुस्कान के साथ कहती है, जी हाँ बोलिए। पोस्टमैन अनोखी के आगे पेपर करते हुए कहता है, साइन कीजिए और अपना पार्सल लीजिए। अनोखी कुछ कहने को होती है, तभी श्लोक दरवाजे पर आते हुए कहता है, जरूर जरूर, अगर आप देंगे तो हम जरूर लेंगे। पोस्टमैन श्लोक मोह एक बड़ा सा कार्टून बॉक्स देकर कहता है, तो फिर संभालो। ये कहकर पोस्टमैन चला जाता है। श्लोक हैरानी से कार्टून बॉक्स को देखने लगता है। तो फिर संभालो, ये कहकर पोस्टमैन श्लोक को बॉक्स देकर चला जाता है। श्लोक हैरानी से कार्टून बॉक्स को देखने लगता है और अनोखी से कहता है, दी आप तो सच में बहुत फेमस हो गई हो। अनोखी होते हुए कहता है, और तुम अभी ये क्यों कह रहे हो? श्लोक एक हाथ से बॉक्स पकड़कर दूसरे हाथ से अनोखी का हाथ पकड़कर हॉल में सोफे पर लाके बिठाते हुए कहता है, बैठो मैं बताता हूँ। श्लोक बॉक्स खोलकर उसमें से लेटर्स निकालकर अनोखी के हाथ में पकड़ाते हुए कहता है, ये लो अपने फैंस के लेटर्स। अनोखी मुस्कुराते हुए लेटर्स खोलने लगती है, वहीं श्लोक भी लेटर खोलकर अनोखी को पढ़कर सुना रहा था, जिसे सुनकर अनोखी के होठों पर मुस्कान छा रही थी। सारे लोगों के बर्थडे विशेस थे उनके राइटर के लिए। पारुल मुस्कुराते हुए किचन से बाहर आकर कहती है, वाह अनोखी, तुम्हें तो ढेर सारी विशेस मिल रही है। अनोखी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मामी, वैसे हमें आज कुछ काम था तो हम बाहर जाकर आते हैं। पारुल थोड़ा नाराजगी से कहती है, क्या फायदा है बेटा, हर बर्थडे को तुम वहां जाती हो, पर वो है कि तुम्हें अंदर जाने ही नहीं देते। अनोखी उदास होते हुए कहती है, इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप देखना, एक दिन उनकी नफरत हमारे लिए खत्म हो जाएगी। श्लोक मुंह बनाकर कहता है, ये दिन कभी नहीं आने वाला दी, आप लिख कर ले लो, वो कभी ही सुधरेगा गब्बर सिंह कहीं का। अनोखी सोफे पर से खड़े होते हुए कहती है, अगर एक और बार उनको तुम्हें गब्बर सिंह कहा ना तो हम पूरे एक हफ्ते तक तुमसे बात नहीं करेंगे, फिर रहना अपनी उस मिर्ची के साथ। इतना कहकर अनोखी अपनी स्मार्ट स्टिक लेकर फ्लैट से बाहर चली जाती है। श्लोक पारुल को देखते हुए कहता है, सच में कभी कभी मुझे मेरे दी के लिए बहुत बुरा लगता है। पारुल श्लोक के बाल बिगाड़ते हुए कहती है, बुरा तो मुझे भी लगता है बेटा, पर वो अनोखी की फीलिंग्स है जो कभी नहीं बदल सकती। वैसे भी आज के दिन वो अपने माँ पापा को बहुत याद कर रही होगी, उसके दिल का हाल कोई नहीं समझ सकता, तुम और मैं भी नहीं। ये कहकर पारुल अपने कमरे की तरफ चली जाती है। इधर ऋतिक अपने घड़ी में टाइम देखता है, सुबह के 8 बज चुके थे। ऋतिक लैपटॉप बंद करके बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। आज वो बस अपना प्लान सभी को समझाना चाहता था ताकि कल कोई गड़बड़ ना हो। कुछ देर बाद ऋतिक क्लोजेट रूम से बाहर आता है। उसने ब्लैक कलर का जीन्स पहना था, जिसके हाथ उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी, जिसमें वो बेहद ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। लंबी हाइट, मस्क्यूलर बॉडी, चेहरे पर हल्की बियर्ड और आंखों में अलग ही चमक की। ऋतिक अपने रूम से बाहर निकलकर अपने आंखों पर शेड्स चढ़ाकर किसी को कॉल करता है। अगले 5 मिनट में ऋतिक के सामने मान, करण, अर्जुन, कार्तिक और पैंथर खड़े थे। ऋतिक 5 को कुछ बातें बताने लगता है। ऋतिक अपनी बात खत्म करके डेविल स्माइल करते हुए कहता है, और ये कल ही होगा। कार्तिक नौटंकी करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर ऋतिक के आगे सर झुकाते हुए कहता है, मानना पड़ेगा यार, क्या दिमाग पाया है तूने, सच में यू आर जस्ट ग्रेट। ऋतिक कार्तिक को घुते हुए कहता है, आई डिड, ऐसी हरकतें करना बंद करो। ऋतिक पैंथर के तरफ देखते हुए कहता है, कल प्लान को अंजाम देंगे, नाउ गेट आउट और जाकर तैयारी करो, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सोच लेना तुम। ये कहकर ऋतिक वापस अपने कमरे में आ जाता है। ऋतिक रूम में आकर लैपटॉप ओपन करके अपन कुछ जरूरी काम खत्म करता है। इस वक्त जर्मनी में दोपहर के 12 बज रहे थे, वहीं इंडिया में दोपहर के बज रहे थे। अनोखी के घर में कोई नहीं था। ऋतिक खाली हॉल को देखकर कहता है, सबके सब लापता हो गए, आज उसका बर्थडे है और यहाँ सब लोग गायब हो गए। वो जैसे ही लैपटॉप बंद करने को होता है, तभी उसे हॉल का दूर खुलने का आवाज आता है। ऋतिक लैपटॉप में दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजा खोलकर अनोखी फ्लैट के अंदर आती है। अनोखी को देखकर ऋतिक हैरान हो जाता है, क्योंकि अनोखी की आंखों में आंसू का सैलाब आया था। उसके सर पर थोड़ी सी चोट लगी थी, जिससे खून निकल रहा था। अनोखी को देखकर गुस्से से ऋतिक की मुट्ठियां बंद कर लेता है। इधर अनोखी अपने हाथ से टटोलते हुए हॉल में आकर एक ड्रॉअर खोलती है। अनोखी अपने आंसू पोंछते हुए ड्रॉअर में से घुंघरुओं की जोड़ी निकलकर अपने पैरों में बांध लेती है। अनोखी रोते हुए साउंड सिस्टम के पास आकर कत्थक म्यूजिक स्टार्ट देती है। अनोखी रोते हुए कत्थक के डिफिकल्ट स्टेप्स करने लगती है।
उसके आंखों में एक अजीब सा दर्द था जो ऋतिक इस वक्त साफ साफ देख पा रहा था। अनोखी रोते हुए गोल गोल घूमकर डांस कर रही थी। इस दौरान वो बहुत बार जमीन पर गिरी भी, पर वो फिर से उठकर नाचने लगती। उसमें दिल का दर्द उसके डांस और उसकी आंखों से बायां हो रहा था। अब तो एक एक घुंघरू भी टूटकर जमीन पर गिरने लगते हैं। अनोखी उन घुंघरुओं का भी ख्याल नहीं करती और बस नाचते रहती है। घुंघरू उसके पैरों में चुभ रहे थे। उसके पैरों से खून निकल रहा था, पर फिर भी अनोखी ने नाचना बंद नहीं किया। अनोखी रोते हुए कत्थक के डिफिकल्ट स्टेप्स करने लगती है। उसके आंखों में एक अजीब सा दर्द था जो ऋतिक इस वक्त साफ साफ देख पा रहा था। अनोखी रोते हुए गोल गोल घूमकर डांस कर रही थी। इस दौरान वो बहुत बार जमीन पर गिरी भी, पर वो फिर से उठकर नाचने लगती। उसके दिल का दर्द उसके डांस और उसकी आंखों से बायां हो रहा था। अब तो एक एक घुंघरू भी टूटकर जमीन पर गिर रहे थे। अनोखी उन घुंघरुओं का भी ख्याल नहीं करती और नाचते रहती है। घुंघरू उसके पैरों में चुभ रहे थे और उसके पैरों से खून निकल रहा था, पर फिर भी अनोखी ने नाचना बंद नहीं किया। उसके कदम डगमगाने लगते हैं, फिर भी वो नाच रही थी। फर्श पर अनोखी के पैरों से निकलता खून लग जाता है। इधर अनोखी का ये हाल देखकर ऋतिक ने कसके अपनी मुट्ठियां बंद कर रखी थी और दूसरे ही पल उसने अपने सामने का फ्लावर पॉट उठाकर जोर से दीवार पर दे मारा। इस वक्त ऋतिक की आंखें गुस्से से लाल थी। वो जिता जागता शैतान लग रहा था। इधर अनोखी अभी भी गोल गोल घूम रही थी और तभी गाना भी बंद हो जाता है। श्लोक और माधव दरवाजा खोलकर फ्लैट के अंदर आते हैं। अंदर का नजारा देखकर दोनों का दिल धक से हो जाता है। अनोखी जैसे ही नीचे गिरने को होती है, तभी श्लोक और माधव उसके तरफ भाग कर आने लगते हैं। श्लोक जल्दी से आकर अनोखी को पकड़ लेता है, पर अनोखी इतना वीक हो गई थी कि वो जमीन पर बैठ जाती है। श्लोक उसे गले से लगाकर कहता है, दी क्या हुआ है? अनोखी रोते हुए कहती है, सब खत्म हो गया श्लोक, सब। वो लोग बहुत बुरे हैं। हम थक गए श्लोक, आज हम हार गए। श्लोक अनोखी के पीठ को सहलाकर शांत कराते हुए कहता है, शांत हो जाओ दी। आपको मना किया था वहां जाने के लिए, फिर क्यों गए आप? अनोखी रोते हुए कहती है, हमारी आखिर उम्मीद, हमारे मम्मा पापा की यादें हमसे छीन ली उन्होंने। श्लोक माधव को धीरे से अनोखी के पैरों की तरफ इशारा करता है। श्लोक का इशारा पाकर माधव बिल्कुल आराम से अनोखी के पैरों में बंधे घुंघरू निकाल देता है। अनोखी श्लोक के शर्ट को पकड़ के अपनी नाक साफ करके सुबकते हुए कहती है, उन्होंने हमारे मम्मा पापा की आखिरी निशानी बेच दी श्लोक, और हमें आखिरी बार अंदर जाके उन्हें महसूस भी नहीं करने दिया। वो सच में बहुत गंदे हैं। श्लोक अनोखी को उठाते हुए कहता है, मैं जानता हूं दी, गब्बर सिंह बुरे ही होते हैं। श्लोक की बात सुनकर अनोखी फिर से फफक कर रोने लगती है। अनोखी को ऐसा रोते हुए देखकर श्लोक उसका चेहरा अपन हाथों में लेकर अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए गाना गाने लगता है। ओ दिल से दिल का रिश्ता जो है पल दो पल में मिटता नहीं, बंधन दिलों का टूटता नहीं, बंधन दिलों का टूटता नहीं। गाते हुए श्लोक अनोखी को कंधे से पकड़कर सोफे की तरफ ले जाने लगता है। अनोखी लंगड़ाते हुए श्लोक के साथ चलने लगती है। श्लोक अनोखी को सोफे पर बिठाकर आगे गाता है, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आंखों से हर आंसू मुझको चुराना है, मुझको चुराना है, मुझको चुराना है। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। माधव जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर आता है और श्लोक को देता है। श्लोक किट में से कॉटन निकालकर अनोखी के सर की चोट को क्लीन करके दवा लगाकर पट्टी करते हुए गाता है, तेरी बेचैनी का, तेरी तन्हाई का एहसास है मुझको, सुन मैं जो साथ तेरे हूँ, फिर तुझे है कैसा गम दर्द बांट लेंगे हम, सुन ओ इन पलकों में खुशियों का सपना सजाना है, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। इस समय अनोखी सुबक रही थी। वो श्लोक के सीने पर अपना सर छुपा लेती है। माधव अनोखी के सामने वाले कांच के टेबल पर बैठकर अनोखी के पैरों को पकड़कर अपने गोद पर रख लेता है और उसके घाव पर दवा लगाते हुए गाता है, कैसे मैं बताऊं ये तेरा इस तरह रोना देखा नहीं जाता है, सुन शाम जब ढलती है सुबह मुस्कुराती है, खुशबुएं लुटाती है, सुन ओ। श्लोक अनोखी के आंसू पोंछते हुए आगे गाना कंटिन्यू गाता है, उदासी के लम्हों में हमें मुस्कुराना है, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आंखों से हर आंसू मुझको चुराना है, ओ। एक बार फिर अनोखी श्लोक के सीने पर सर रखकर रोते रोते ही सो जाती है। श्लोक अनोखी को अपने गोद में उठा लेता है और उसके कमरे में ले जाकर बेड पर सुलाकर आराम से उस पर कंबल डालकर हॉल में आ जाता है, जहां माधव उसका इंतजार कर रहा था। श्लोक की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो रखी थी। श्लोक अपने शर्ट के स्लीव्स ऊपर करते हुए कहता है, भाई आज ना मैं उस चिराग मोदी की बैंड दूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दी को चोट पहुंचाने की, वो भी उनके बर्थडे के दिन। माधव श्लोक को रोकते हुए कहता है, बस कर छोटे शेर, दिमाग को ठंडा रख।
तू जनता है ना, चिराग मोदी अहमदाबाद का जाना माना नाम है और हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। श्लोक गुस्से में दांत चबाते हुए कहता है, तो क्या वो जो मन में आए वो करेगा? भाई उसके वजह से आज मेरी दी की ये हालत है। मेरी ने क्या गलत किया है जो बचपन से मेरी दी के साथ ऐसा होता आ रहा है? नहीं देखा जाता उनके आंखों ने आंसू मुझसे कहने को वो मेरी सगी बहन नहीं है, पर वो मेरे लिए वो सगी बहन से भी बढ़कर है। इधर चिराग मोदी का नाम सुनकर ऋतिक बिना एक भी पल गवाए मान को कॉल करके कुछ कहता है और कॉल डिस्कनेक्ट करके डेविल स्माइल करते हुए कहता है, नाउ द गेम बिगिंस। इधर श्लोक का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। श्लोक गुस्से में हॉल से बाहर जाते हुए कहता है, इस चिराग मोदी को उसकी नानी याद ना दिलाई तो मैं भी श्लोक नहीं। माधव पीछे खड़ा अपने सर पर हाथ मारते हुए कहता है, अबे ओ पागल सांड, काबू में आ जा, वरना तेरी खैर नहीं, तेरे पापा तुझे मिर्ची की तरह कूट देंगे। वैसे भी आज अनोखी का बर्थडे है, पार्टी करते हैं, उसका मूड ठीक हो जाएगा, वरना तू तो जनता है उसके आंखों में नल फिट कुया हुआ है जो 24 घंटे बहते रहता है। अनोखी का नाम सुनकर श्लोक अपना गुस्सा शांत करके वापस सोफे पर आके बैठ जाता है। इधर ऋतिक के रूम में 1 घंटे बाद मान ऋतिक के सामने एक फाइल लिए खड़ा था। मान फाइल ऋतिक को देते हुए कहता है, सर सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। ऋतिक फाइल लेकर पढ़ने लगता है। मान कहता है, सर जब वो 9 साल की थी तभी उनके पापा मम्मी का कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें दोनों की मौत हो गई। चिराग मोदी अनोखी के पापा के बड़े भाई और अहमदाबाद के बड़े बिजनेसमैन है। माम के पापा के मौत के बाद उनके बड़े पापा ने उन्हें धक्के मार के घर से निकाल दिया। उसके बाद जयेश मेहता मैम को अपने साथ घर ले आए। चिराग मेहता अनोखी मैम से बहुत नफरत करते हैं, जबकि अनोखी माम ने उनके बेटे रुद्राक्ष को मौत के मुंह से बचाया था। मान की लास्ट लाइन सुनकर ऋतिक उसके तरफ देखकर अपनी आईब्रोज उचकार पूछता है, मतलब क्या है तुम्हारा? मान अपनी टाई ठीक करते हुए कहता है, मतलब ये सर के पहले अनोखी मैम देख सकती है। नवरात्रि के दिनों में सभी गरबा पंडाल में गरबा कर रहे थे। वहां पर अनोखी की बड़ी मॉम सीरत मोदी अपने 4 साल के बेटे रुद्राक्ष मोदी के साथ आई थी। तब अचानक ही गरबा पंडाल में आग लग गई और उसकी गिरफ्त में रुद्राक्ष फंस गया। उसे बचाने के लिए अनोखी मैम आग में कूद गई। रुद्राक्ष को तो कुछ नहीं हुआ, पर उस एक्सीडेंट में अनोखी मैम के आंखों की रोशनी चली गई। अनोखी मैम अपन हर बर्थडे के दिन अपने मोदी विलेज जाती है जहां उनके बचपन की यादें हैं अपन मॉम डैड के साथ, पर आज उस चिराग मोदी ने वो विला बेच दिया और अनोखी मैम को धक्के मार के विला से बाहर निकाल दिया। मान की बात सुनकर ऋतिक मान को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और मान यस सर कहकर रूम से बाहर चला जाता है। मान के जाने के बाद ऋतिक अपने जरूरी काम खत्म कर लेता है। अब जर्मनी में दोपहर के 2 बज रहे थे। ऋतिक घड़ी में टाइम देखते हुए कहता है, अब तक तो शायद सोकर उठ गई होगी मेरी मिस्टीरियस राइटर। कहकर ऋतिक अपना लैपटॉप ऑन करके अनोखी के घर में उसके रूम की लिव फुटेज ऑन करता है। इधर अनोखी अभी भी सो रही थी। तभी नंदिनी और सांझ दोनों कमरे के अंदर आते हैं। नंदिनी सांझ के तरफ देखते हुए कहती है, चलो अब अपना काम करते हैं वरना आज शाम के पार्टी का कबाड़ा हो जाएगा। सांझ पैनिक होते हुए कहती है, नहीं नहीं, बड़े मुश्किल से तो भाई और मम्मा ने परमिशन दी है, ऐसा नहीं हो सकता। सांझ के इतना कहते ही नंदिनी सांझ को देखकर अपनी एक आंख विंक कर देती है। नंदिनी का इशारा पाकर सांझ जल्दी से टेबल में पास आकर पानी का जग उठा लेती है। नंदिनी जल्दी से जाकर अनोखी के ऊपर से ब्लैंकेट हटा देती है। सांझ जग का पूरा पानी अनोखी के ऊपर डाल देता है। इसी के साथ दोनों एक साथ चिल्लाती है, बुरा ना मानो होली है। पानी पड़ते ही अनोखी हड़बड़ाते हुए बेड पर उठकर बैठते हुए कहती है, होली अभी नहीं है बेवकूफो, होली मार्च में होती है। नंदिनी और सांझ दोनों एक दूसरे को देखकर एक साथ ना में अपना सर हिलाते हुए एक साथ कहती है, वो हमने सोचा अब कभी ना कभी तो है, फिर क्यों ना आज ही मना ले। अनोखी बेड से उठकर सूट झटकते हुए कहती है, नंदू स्टापलस तुम दोनों ना हमेशा हमें परेशान करते हो। नंदिनी और सांझ दोनों अनोखी के पास आकर उसके दोनों बाजू को पकड़ते हुए कहती है, चल आज ना हम तीनों साथ में नहाते हैं जैसे बचपन में नहाते थे। कहकर नंदिनी सांझ को देखकर एक आंख विंक कर देती है। सांझ मुस्कुराकर अनोखी को खींचकर बाथरूम के अंदर ले जाते हुए कहती है, हाँ हाँ बड़ा मजा आएगा। अनोखी दोनों से खुद को छुड़वाते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम दोनों पागल हो गए हैं, जाओ जाकर अपना इलाज करवाओ, पर कान्हा जी के लिए हमें बख्श दो। सांझ और नंदिनी अनोखी के बात को पूरी तरफ से इग्नोर करके बाथरूम के अंदर जबरदस्ती ले जाते हैं। इधर दोनों की हरकत देखकर ऋतिक अपनी आंखें छोटी करके कहता है, सच में बेवकूफ है, लेकिन सीरियसली ऐसी भी दोस्ती होती है क्या? तीनों साथ में बात लेंगे। यूएफएफएफएफ सारे के सारे नमूने भरे बड़े हैं यहाँ। अच्छा हुआ मेरी मिस्टीरियस राइटर ऐसी नहीं है।
लगभग आधे घंटे बाद तीनों बाथरूम से बाहर आती है। ऋतिक की नजर तो बस अनोखी पर ही टिकी थी। अनोखी ने इस वक्त अपने बॉडी पर बस एक पिंक कलर का टॉवल लपेट पर रखा हुआ था। उसके गीले बाल उसके पीठ, गर्दन और गालों पर चिपके हुए थे। इस वक्त अनोखी बहुत ही ज्यादा हॉट दिख रही थी। वहीं नंदिनी और सांझ अभी भी अपने कपड़ों में थे, क्योंकि वो बस अनोखी को छेड़ने के लिए ही उसके साथ गए थे। अनोखी के गाल हल्के गुलाबी हो रखे थे। अनोखी को ऐसे देखकर ऋतिक की आंखें ही बाहर आने को हो जाती है। इधर सांझ अनोखी को पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाते हुए कहती है, अब बस भी कर, इतना क्यों शर्मा रही है। अनोखी नाराज होते हुए कहती है, बस करो नालायको, आज तुम दोनों के वजह से हमें बहुत अजीब लग रहा है। दोनों के दोनों वन नो के बेशर्म हो। नंदिनी अनोखी के बाल दूसरे टॉवल से पोंछते हुए कहती है, हाँ हम बेशर्म है, और तू शर्मीला टैगोर है, कितना शर्मा रही है। नंदिनी की बात सुनकर अनोखी अपने सर पर हाथ दे मारते हुए कहती है, हे कान्हा जी, इन दोनों ट्यूबलाइटों का फ्यूज उड़ गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तभी सांझ उछलते हुए कहती है, ट्यूबलाइट तू है और फ्यूज तेरा उड़ा हुआ है। बेवकूफ लड़की, तेरे भाई और तेरे उस दोस्त ने हम दोनों को यहाँ तुझे तैयार करने के लिए भेजा है। इतना कहकर सांझ बेड में पास जाकर बेड पर रखा पैकेट उठाकर अनोखी को देते हुए कहती है, जा जाकर पहन करा। अनोखी पैकेट को पकड़कर मुंह बनाते हुए कहती है, पर हमें नहीं पहनना। नंदिनी सांझ को देखकर आंख मारकर कुछ इशारा करती है। सांझ झटके से अनोखी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा देती है। नंदिनी जल्दी से म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देती है, गाना शुरू हो जाता है। सांझ अनोखी का हाथ पकड़कर नाचने लगती है, क्योंकि अनोखी के पैरों में चोट लगी थी। नंदिनी भी दोनों के पास आकर नाचने लगती है। अनोखी तो बेचारी सदमे में ही चली गई थी। सांझ किसी गुड़िया की तरह उसे घुमा घुमा कर उसे नचा रही थी। अनोखी अपने सेंसेस में वापस आकर सांझ से अपना हाथ छुड़वाकर पैकेट पकड़कर धीरे धीरे बाथरूम में चली जाती है। सांझ और नंदिनी खुश होकर हाईफाई करके नाचने लगते हैं। कुछ देर बाद अनोखी बाथरूम से एक पर्पल प्लस व्हाइट कलर के गाउन में बाहर आती है, जो ज्यादा रिवीलिंग नहीं था पर दिखने में बेहद ज्यादा खूबसूरत था। नंदिनी और सांझ की नजर नाचते नाचते जब अनोखी पर पड़ती है, दोनों रुककर अपनी आंखें फाड़कर अनोखी को देखने लगती है। अनोखी अपना गाउन संभालते हुए दोनों के पास आकर कहती है, ये गाउन पहनाकर कहाँ लेकर जाने का इरादा है तुम दोनों का। नंदिनी अनोखी का हाथ पकड़कर उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाते हुए कहती है, वो तो तेरे लिए सरप्राइज है, अब ज्यादा चुप मत कर और अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ। अनोखी मुंह बनाकर चुपचाप बैठ जाती है। नंदिनी और सांझ मुस्कुराकर अनोखी को रेडी करने लगती है। कुछ देर बाद दोनों अनोखी को किसी प्रिंसेस की तरह तैयार कर देती है। इधर ऋतिक एक तक अनोखी को देख रहा था, उसका दिल जोरों से धकने लगता है। गाउन में तो पहले ही अनोखी कहकर धा रही थी, उस पर अनोखी का सिंपल सा मेकअप, कान में व्हाइट कलर के बटरफ्लाई वाली इयररिंग्स, गले में बटरफ्लाई वाली चेन, आंखों में काजल, होठों पर पिंक लिपस्टिक और माथे पर व्हाइट कलर की स्टोन वाली छोटी सी बिंदी। उसकी के साथ सर पर व्हाइट कलर की पट्टी उससे और भी ज्यादा क्यूट बना यही थी। ऐसा जैसे जो भी देखे बस देखता रह जाए। ऋतिक अनोखी को देखकर आहें भरते हुए कहता है, हाँ आज तो तुमने ऋतिक अरोरा पर बिजली ही गिरा दी मेरी बटरफ्लाई, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिलने वाला है। जस्ट वेट। इतना कहकर ऋतिक हल्का मुस्कुराने लगता है। इधर नंदिनी और सांझ अनोखी को लेकर हॉल में आ जाती है। हॉल में इस वक्त सभी लोग बैठे अनोखी का इंतजार कर रहे था। चांदनी, जयेश, पारुल, श्लोक, माधव, सांझ का भाई नितिन और एक हैंडसम लड़का जो अपनी गहरी भूरी आंखों से अनोखी को एक तक देख रहा था। वो लड़का जल्दी से खड़ा होकर अनोखी के पास आकर झट से उसके गले लग जाता है। ऐसे ही किसी के गले लगने के कारण अनोखी पहले तो घबरा जाती है, पर अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसके गले कौन लगा है। अनोखी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वहीं किसी अनजान लड़के का यूं अनोखी के गले लगने से ऋतिक की भवें तन जाती है। ऋतिक गुस्से में अपने दांत चबाते हुए कहता है, जाने क्यों कोई भी एरा गैरा आकर सीधे अनोखी से चिपकने लगते हैं। इडियट्स। वहीं इधर अनोखी लड़के को बैक हक करते हुए कहती है, रुद्र तुम आ गए। रुद्राक्ष अनोखी को और ज्यादा टाइट हक करते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे टू यू दीदा। अनो। रुद्राक्ष अनोखी से अलग होकर कहता है, हाय मेरी बहन आज बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही है। कहकर रुद्राक्ष बुलबुल को लेकर हॉल में आकर सोफे पर बिठाता है। सभी लोग अनोखी को विश करके बर्थडे पार्टी शुरू करते हैं।
पारुल जल्दी किचन से केक लेकर आती है। श्लोक केक पर एच कैंडल्स लगाता है। माधव श्लोक को देखते हुए कहता है, अबे साले अनोखी 12 साल की नहीं 21 साल की हुई है। श्लोक जल्दी से कैंडल सही करते हुए कहता है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी दी को 21 का कर देता हूँ। श्लोक की बात पर सभी हंसने लगते हैं। अनोखी अपना केक कट करके सबको खिलाती है। सभी लोग खा पी कर मस्त नाच गाकर अनोखी का 21th बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। जयेश, पारुल, नितिन, रुद्राक्ष, माधव, सांश, श्लोक सभी अनोखी को गिफ्ट्स देते हैं। अनोखी सबसे गिफ्ट लेने के बाद मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू सो मच के आप सब ने हमारा आज का दिन इतना स्पेशल बनाया। पर आज के मौके पर हम भी सबको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, खास तौर पर हमारी नानी को। चांदनी अनोखी के पास आते हुए कहती है, क्या गिफ्ट देना है, जल्दी से बता तो। अनोखी गहरी सांस लेकर कहती है, हमने शादी करने का फैसला कर लिया है नानी, और वो भी 1 हफ्ते के अंदर। अनोखी की बता सुनकर सभी हैरानी से खड़े हो जाते हैं। नितिन के तो जैसे तोते ही उड़ गए थे। उसका चेहरा देखने लायक हो गया था। श्लोक अपना सलाइवर गटकते हुए जोर से कहता है, ये आप गिफ्ट दे रहे हो या शौक दे रहे हो दी? प्लीज बोल दो, मैंने जो सुन वो गलत सुना। अरे भाई कोई तो मुझे नींद से जगाओ, डरावना सपना तो टूटे। माधव श्लोक के कंधे पर मारते हुए कहता है, साले सपना नहीं सच है, अनोखी ने सच में हम सब पर बम फोड़ दिया है। जयेश अनोखी के पास आकर उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहता है, सोच समझ कर फैसला लिया है ना बेटा तुमने, क्यों कि 1 हफ्ते में शादी कैसे पॉसिबल होगा? लड़का कहाँ से ढूंढेंगे इतने जल्दी? अनोखी अंदाजे से जयेश का हाथ पकड़ते हुए कहती है, ममाजी लड़का यही मौजूद है, हमारे बीच है। सभी हैरान होते हुए कहते हैं, कौन है वो? बुलबुल मुस्कुराकर कहती है, नितिन। हम नितिन के साथ शादी करेंगे। अनोखी की बात सुनकर नितिन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। नितिन बुलबुल के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, सच्ची तुम शादी के लिए तैयार हो? अनोखी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। अनोखी की बात सुन नितिन लगभग चिल्लाते हुए कहता है, ऐसे कैसे? 8 साल पापड़ बेलू में, और तुम किसी और से शादी क्यों करोगी? हम 1 हफ्ते के अंदर ही शादी करेंगे, कहकर नितिन जल्दी से अनोखी के गले लग जाता है। चांदनी नितिन पर नाराज होते हुए कहती है, अरे बेशर्म कुछ तो शर्म करो, अभी शादी हुई नहीं है इसलिए दूर रहो हमारी बिटिया से, जब शादी कर लोगे ना फिर चिपकते रहना। नितिन अनोखी से अलग होकर चांदनी को घुते हुए कहता है, नानी अगर मौका मिलता ना तो आपकी बिटिया को कपका उड़ा के ले जाता अपने साथ, पर क्या करूं, इधर से अब तक रेड लाइट दिख रही थी, पर अब ग्रीन लाइट मिलने के बाद मैं तो नहीं रुकने वाला, कहकर नितिन चांदनी को देखकर एक आंख विंक कर देता है। पारुल मुस्कुराते हुए कहती है, आप सभी बैठिए मैं मिठाई लेकर आती हूँ, कहकर पारुल किचन के अंदर चली जाती है। श्लोक और माधव दोनों अनोखी के दोनों साइड बैठकर गुस्से में घुते हैं। माधव गुस्से में अनोखी से कहता है, फैसला कर लिया और हमसे पूछा भी नहीं। अनोखी कुछ कहती उसके पहले सांझ श्लोक को ताना मारते हुए कहती है, क्यों बताएगी वो तुझे, तू कहीं का राजा महाराजा है क्या? श्लोक गुस्से में सांझ को घुते हुए कहता है, स्टार प्लस चुप कर, ज्यादा जबान मत चलाओ, वैसे भी तेरे मन में तो खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे। आखिर मैरी दी तेरे घर जो आने वाली है। नंदिनी श्लोक को आंखें दिखाते हुए कहती है, एक बात बता छोटे शेर, वैसे अनोखी के शादी से तेरे पेट में क्यों दुख रहा है? जयेश हंसते हुए कहता है, दुखेगा नहीं तो क्या, आखिर उसकी ढाल है, अनोखी हर बार बचा लेती है। इधर सभी लोग अनोखी के शादी के फैसले से बेहद खुश थे, वहीं ऋतिक गुस्से में लाल पिला हो रखा था। उसने कुछ ही मिनट में अपने कमरे का कबाड़ा कर दिया था। कमरे की सारी एक्सपेंसिव चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी। ऋतिक गुस्से में दांत चबाते हुए कहता है, तो मेरी बटरफ्लाई शादी करना चाहती है? चलो कोई नहीं, अब मुझे उसका दीदार करने के लिए 1 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी बटरफ्लाई सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी, कहकर ऋतिक जोर जोर से हंसने लगता है। इस वक्त वो किसी फजो की तरफ बिहेव कर रहा था। अगर कोई ऋतिक को ऐसे देखता है तो डर के मारे कांप जाता। ऋतिक अपना गुस्सा शांत करने के बाद पैंथर को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। पैंथर ऋतिक की बात सुनकर यस सर कहता है, याद रखना कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वरना जान से जाओगे। पैंथर डरते हुए कहता है, ना नहीं होगी सर कोई गड़बड़, वहीं तुम्हारे ये बेहतर होगा, कहकर ऋतिक कॉल कट करके कहता है, बस 1 हफ्ते बाद तुम मेरी हो जाओगी हमेशा हमेशा के लिए। अगली सुबह ऋतिक जर्मनी के बड़े से फार्म हाउस के हॉल में लेदर के सोफे पर फैलकर बैठा हुआ था। उसके सामने इस वक्त 2 लोग घुटनों के बल बैठे हुए थे। उस पूरे फार्म हाउस में आरे के लोगों वाले ब्लैक कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स खड़े थे।
एक साइड पैंथर, करण, अर्जुन, मान और कार्तिक खड़े थे। ऋतिक अपने हाथ में पकड़ी बंदूक दोनों लोगों को दिखाते हुए कहता है, ओ मिस मोनिका उर्फ मोना डार्लिंग, कुछ याद आया? मोनिका गुस्से और नफरत में चिढ़ते हुए कहती, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं ऋतिक अरोरो, तो आखिर तुम बच गए। ऋतिक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, यस मैं बच गया, क्योंकि मुझे किसी को जीते जी हेल के दर्शन जो कराना था। ऋतिक की बात पर मोनिका शैतानी हंसी हंसते हुए कहती है, तो तुम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ले लोगे, पर फिर भी मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका मुझे कोई दुख नहीं है मिस्टर ऋतिक अरोरा। ऋतिक जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुमने जान से मर दूंगा? नो मिस मोना, उससे भी बुरा होगा तुम्हारे साथ, कहकर ऋतिक पैंथर को कुछ इशारा करता है। ऋतिक का इशारा पाते ही पैंथर किसी को कॉल करता है। 5 मिनट बाद ही उस कमरे 10 से 11 जर्मन बॉडीगार्ड्स आते हैं जो शक्ल से ही बहुत ज्यादा क्रूर लग रहे थे। ऋतिक उन बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए रड वॉइस में कहता है, फ्रॉम नाउ दिस गर्ल इज योर। इसे फिजिकली इतना टॉर्चर करना है कि इसकी आवाजें मेरे कानों तक पहुंचनी चाहिए। और हाँ, किसी ने इस पर जरा सा भी रहम खाया तो मैं उसके ऊपर कोई रहम नहीं करूंगा। नाव लेकर जाओ इसे और एंजॉय करो। ऋतिक ने ये सब जर्मन लैंग्वेज में कहा था। ऋतिक डेविल स्माइल करते हुए मोनिका को देखता है जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मोनिका अपनी अटकती आवाज में कहती है, ऋतिक क्या कहा तुमने? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ऋतिक जय की तरफ देखते हुए कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बॉडीगार्ड्स खींचकर मोनिका को दूसरे कमरे में लेकर जाने लगते हैं। इस दौरान मोनिका चिक चिक कर ऋतिक से माफी मांग रही थी, पर ऋतिक ने एक बार जो ठान लिया वो करके ही मानता है। कार्तिक ऋतिक के पास आकर कहता है, भाई ये सजा थोड़ी ज्यादा नहीं हो रही? मतलब देखा है तूने, उस मुश्तंडो को मार डालेंगे उसे। ऋतिक सार्कास्टिक वे में कहता है, सो व्हाट? उसने मेरा दिल तोड़ा था, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। अब अगर तुम्हारा हो गया हो तो अपनी जगह पर जाके चुपचाप खड़े हो जाओ, वरना, कहकर ऋतिक गुस्से भरी नजर कार्तिक पर डालता है। ऋतिक की बात सुनकर कार्तिक चुपचाप खड़ा हो जाता है। ऋतिक पैंथर को कुछ इशारा करता है। पैंथर कारण अर्जुन आकर जय को एक चेयर अब बिठाकर रस्सियों से बांध देते हैं। जय ऋतिक के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहता है, ऋतिक प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। ऋतिक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, वही तो करने लाया हूं तुम्हें यहां मैं मिस्टर जय सहाय, कहकर ऋतिक जय के दोनों बाजू पर गोली चला देता है। जय दर्द से तड़पते हुए अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है, पर इस वक्त ऋतिक अपने डेविल रूप में आ चुका था। उसके आगे उसके मॉम डैड का उसके लिए आंसू बहाना याद आ रहा था। इधर जर्मन गार्ड्स मोनिका को बेड पर लाकर पटक देते हैं और किसी भूखे भेड़िए की तरह उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। मोनिका रोते हुए उनके आगे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज छोड़ दो मुझे प्लीज, लेकिन वो मोनिका की एक भी बात नहीं मानते और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। मोनिका की चीखें उस कमरे के बाहर ऋतिक के कानों तक पहुंचती है, जो ऋतिक को इस वक्त सुकून दे रही थी। ऋतिक खड़े होकर जय की आंखों में आंखें डालकर कहता है, गुड बी वाई वाई मिस्टर जय सहाय, कहकर ऋतिक के हेड के बीचों बीच शूट करके पैंथर को देखते हुए कहता है, उस बिच का काम हो जाने के बाद उसे अपने कैद में रखो, और हाँ, ना तो वो मरनी चाहिए और ना जीनी चाहिए, कहकर ऋतिक तेज कदमों से फार्म हाउस के बाहर चला जाता है। मान कार्तिक को देख रख अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, कार्तिक सर, आज तक सर ने किसी भी लड़की को ऐसी पनिशमेंट नहीं दी, फिर आज इसे क्यों? कार्तिक मान के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, उसके 2 रीजन है। फर्स्ट, उसने ऋतिक का दिल तोड़ा, और दूसरा, उसने ऋतिक के मॉम डैड को रुलाया। अगर पहली ही गलती होती तो शायद ऋतिक उसे माफ भी कर कहता, पर ऋतिक के लिए उसके मॉम डैड उसकी जान है, उनकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता वो, और यही बड़ी गलती की मोनिका ने। खैर छोड़ो, चलते हैं, आज शाम वापस भी जाना है हमें इंडिया। 6 दिन बाद ऋतिक दिल्ली आ चुका था, और अब फिलहाल उसका पूरा फोकस अनोखी पर था, क्योंकि कल उसकी शादी है, जो सोचकर ही वो अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा था। इस 1 महीने में वो अनोखी को दीवानों की तरह चाहने लगा था। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। ऋतिक अपने कमरे में बैठ अनोखी के सोसाइटी के कॉम्पाउंड का व्यू देख रहा था, जहां इस वक्त अनोखी के शादी की रस्में चल रही थी। ऋतिक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, कल से तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी मेरी बटरफ्लाई, कहकर ऋतिक लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखता है। कॉम्पाउंड में इस वक्त सभी खुश थे, अनोखी की मेहंदी हो चुकी थी। और अब अनोखी और नितिन की साथ में हल्की की रस्म चल रही थी। अनोखी ने इस वक्त येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स की ज्वेलरी पहनी हुई थी। अनोखी इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। कॉम्पाउंड में मौजूद लोग बारी बारी दोनों को हल्दी लगा रहे थे।
नितिन हंसते हुए कहता है, मामी जी मुझे ज्यादा हल्दी लगाइए, वैसे भी अनोखी तो पहले से ही इतनी गोरी है। पारुल नितिन की नाक खींचते हुए कहती है, जी हाँ बिल्कुल होने वाले दामाद जी, कहकर वो रगड़ रगड़ कर नितिन को हल्दी लगाने लगती है। श्लोक, माधव, सांझ और नंदिनी भी हल्की लेकर उसके अनोखी के ऊपर टूट पड़ते हैं। अनोखी भी हंसते हुए सभी को हल्दी लागती है। हल्दी की रस्म होने के बाद श्लोक अपने आंखों पर काले शेड्स लगाकर स्टेज पर खड़े होकर माइक पकड़कर कहता है, हल्दी हो गई, नाउ इट्स टू टाइम टू डिस्को, कहकर वो माइक डीजे वाले की तरफ फेंक कर स्टेज से कूद जाता है। नितिन स्टाइल से अनोखी के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए गाना गाने लगता है। माय देसी गर्ल, माय देसी गर्ल, गर्ल 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 गर्ल, माय देसी गर्ल, माय देसी गर्ल, गर्ल 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 गाते हुए नितिन, श्लोक, रुद्राक्ष और माधव नाचने लगते हैं। इनके साथ सांझ और नंदिनी भी नाच रहे थे। वहीं अनोखी शर्म से अपना सर झुकाए खड़ी थी। नितिन अनोखी को देखकर गाता है, झुमका गिरा दे जो मिठले, अगर वह नजर से नजर में ताले नचके डिग दे, सबकी धड़कन में कदम से कदम मिठले, लहरों सी चाल पे चाल, बिछड़े दिल को यूं बेहाल बना दे, पर दीवाने मने, न देखी कोई ऐसी गल, न देखी कोई ऐसी गल, देखी लख लख परदेसी गल, एन टी नोबडी लिखे, माय देसी गल, देखी लख लख परदेसी गल, सब तो सोनी साड़ी देसी गल हूँ, सथ है हॉटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, माय देसी गर्ल, माय देसी गर्ल, ठुमका लगाए के शी लल रॉक योर वर्ल्ड, माय देसी गर्ल, माय देसी गर्ल, माय देसी गर्ल, माय देसी गर्ल। नितिन अनोखी को कमर से पकड़कर गोल घुमाकर गाते हुए उसके साथ कपल डांस करने लगता है। इधर माधव भी नंदिनी के साथ कपल डांस करने लगता है। वहीं सांझ रुद्र के साथ। श्लोक गुस्से में अपना पैर पटकते हुए कहता है, साले दगाबाज दोस्त, सब कपल डांस करेंगे और मैं सिंगल डांस करो, कहकर श्लोक गुस्से से सबको देखता है। पड़े कमर पे जो नजर सारे सपनों में रंग भर जाए, जो थाम ले वह हाथ तो उसके ही आशिक मर जाए, ढूंढो जहां में चाहे कहीं न तुमको मिलेगी कोई ऐसी गल, देखी लख लख परदेसी गल, एन ती नोबडी लिखे, माय देसी गल, देखी लख लख परदेसी गल, सब तो सोनी साड़ी देसी गल हूँ, सथे हॉटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, माय देसी गल, माय देसी गल, ठुमका लगाए के शी लल रॉक योर वर्ल्ड, माय देसी गल, माय देसी गल, माय देसी गल, माय देसी गल, गल गल गल। अनोखी नितिन का हाथ अपने कमर से हटाकर उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए गाती है और इसी के साथ वो भी मस्त होकर नाचने लगती है। जहां जहां भी जाओ मैं सारी नजरें तो पीछे पीछे आए, रुकू जरा मैं जो यहाँ ठंडी ठंडी साड़ी, सांसें थम जाए, सबकी निगाहों ने ही कहा कि ख्वाबों में है देखी मेरी जैसी गल, मेरी जैसी गल। माधव अनोखी के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लगता है। सभी खुशी से नाच रहे थे। वहीं जयेश और पारुल भी खुश थे, पर नानी की आंखें नम थी। देखी लख लख परदेसी गल, एन टी नोबडी लिखे, माय देसी गल, देखी लख लख परदेसी गल, सबको सोनी लगती देसी गल हूँ, सथ है हॉटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, माय देसी गर्ल, माय देसी गर्ल, ठुमका लगाए के लल रॉक योर वर्ल्ड, माय देसी गर्ल, माय देसी गर्ल, झुमका गिरा दे जो मिठले, अगर वह नजर से नजर में ताले नचके डिग दे, सबकी धड़कन में कदम से कदम मिठले, लहरों सी चाल पे चाल, बिछड़े दिल को यूं बेहाल बना दे, पर दीवाने मने, न देखी कोई ऐसी गल, न देखी कोई ऐसी गल, देखी लख लख परदेसी गल, एन टी नोबडी लिखे, माय देसी गल, देखी लख लख परदेसी गल, सब तो सोनी साड़ी देसी गल हूँ, सथ है हॉटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, माय देसी गर्ल, माय देसी गर्ल, ठुमका लगाए के शी लल रॉक योर वर्ल्ड, माय देसी गर्ल, माय देसी गर्ल, माय देसी गर्ल, माय देसी गर्ल, गल 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 गल। अनोखी, सांझ और नंदिनी तीनों बेस्टी हंसते हुए ग्रुप हग करती है। तीनों खुशी से नाच रही और इसी तरह देर रात तक सभी नाचते गाते हैं और एक तरह से अनोखी की बचलर्स पार्टी एंजॉय करते हैं। श्लोक, माधव, नंदिनी और सांझ अनोखी का पूरा ध्यान रख रहे थे। उसे देख ना पाने की कमी महसूस ना हो इसका ख्याल रख रहे थे। पांच की दोस्ती भी बिल्कुल कमाल की है। एक से दूर रहा ही नहीं जाता किसी से। एक दूसरे पर जान देने के लिए तक तैयार रहते हैं। ऐसे ही पूरी रात नाचते गाते हुए गुजर जाती है। अगले दिन दोपहर के वक्त अनोखी की शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। सोसाइटी कॉम्पाउंड के बीचों बीच सुंदर सा मंडप लगा हुआ था और पूरी सोसाइटी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। नितिन शेरवानी पहने, सर पर सेहरा सजाकर मंडप में बैठा अनोखी के आने का वेट कर रहा था। शादी में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था क्योंकि अनोखी सिंपल शादी चाहती थी। सांझ और नंदिनी अनोखी के कंधों से पकड़कर मंडप में लेकर आती है। अनोखी रेड कलर के ब्राइडल जोड़े में दुल्हन बनी बला की खूबसूरत लग रही थी। उसने जोड़े के साथ मैच करती हुई हैवी JWELERY पहनी हुई थी।
चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप और होठों पर रेड लिपस्टिक में अनोखी सच में प्यारी लग रही थी। अनोखी को देखकर माधव और श्लोक उसके पास आकर अनोखी के दोनों हाथ पकड़ते हुए एक साथ कहते हैं, अब इससे आगे हमारी प्रिंसेस को हम लेकर जाएंगे। अनोखी मुस्कुराते हुए हमें अपना सर हिला देती है। दोनों अनोखी को मंडप में लेकर जाते हैं और नितिन के पास बिठा देते हैं। अनोखी को देखकर नितिन मन ही मन आहें भरते हुए कहता है, हाय, आज मेरे ख्वाबों की रानी हकीकत में मेरी बनेगी। पारुल जयेश मुस्कुराते हुए अनोखी को देख रहे थे, वहीं चांदनी नम आंखों से अपनी छोटी सी धिंडली को देखती है जिसकी अभी शादी होने जा रही थी। मंडप में बैठे पंडित जी शादी का मंत्र पढ़ने लगते हैं, तभी उस जगह पर काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स आते हैं और उस जगह को पूरी तरह से घेर कर खड़े हो जाते हैं। ये सब इतना जल्दी होता है कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। श्लोक हैरान होते हुए माधव से कहता है, अरे यार, हमने शादी में इन मुश्तंडे को बुलाया था क्या, या फिर ये लोग फ्री का खाना खाने आए हैं? अगर ऐसा है तो इन्हें पहले ही भगा कर आता हूं, कहकर श्लोक जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, माधव उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, साले रुक जा। ये मुश्तंडे किसी बड़े आदमी के बॉडीगार्ड्स है, देख उनके कपड़ों पर आरए का लोगो लगा हुआ है। माधव श्लोक को दिखाते हुए कहता। सभी हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनोखी नितिन की शेरवानी पकड़कर खींचते हुए कहती है, क्या हो रहा है नितिन, सब इतने शांत क्यों है? नितिन अनोखी को समझाते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ है अनोखी, बस हमारे शादी में काले कपड़े वाले गेंडे आ गए हैं। अनोखी नितिन के कंधे पर मारते हुए कहती है, इडियट, कभी तो सीरियस हो जाया करो। नितिन हंसते हुए कहता है, मैं सीरियस ही हूँ। कहते ही उसकी नजर सामने से आ रहे ऋतिक पर जाती है। ऋतिक ने इस वक्त ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, हाथों में ब्रांडेड वॉच, पैरों में ब्लैक लेदर शूज, आंखों पर ब्लैक शेड्स चढ़ाए किसी हीरो की शादी के मंडप की तरह चला आ रहा था। इस वक्त उसे देखकर कोई भी लड़की उस पर फ्लैट हो सकती थी, उसका लुक ही कुछ ऐसा था। उसके पीछे दाएं बाएं करण और अर्जुन चल रहे थे, वहीं उनके पीछे बाकी के बॉडीगार्ड्स थे जिनके हाथ में बड़ी बड़ी गन्स थी। ऋतिक जैसे ही मंडप के पास आता है, उसकी नजरें अनोखी पर ठहर ही जाती है। आज उसने पहली बार अनोखी को फेस तो फेस देखा था। नंदिनी ऋतिक को देखकर ठंडी आहें भरते हुए कहती है, हाय, क्या हॉट और हैंडसम लड़का है यार। सांझ होनी आंखें फाड़कर ऋतिक को घुते हुए कहती है, सच्ची में यार, अगर ये मुझसे शादी करने के लिए तैयार जो जाए, फिर मैं तो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगी। श्लोक और माधव दोनों की बातें सुनकर घूर के दोनों को देखते हैं। श्लोक चिढ़ते हुए दोनों से कहता है, ए नंदी और स्टार प्लस, दोनों अपनी बकवास बंद करो। सांझ और नंदिनी दोनों श्लोक और माधव को घुते हुए मुंह बनाकर कहती है, हम जलकुकड़े कहीं के। ऋतिक अनोखी के पास मंडप में आकर अनोखी का हाथ पकड़कर एक झटके से खींचकर उसे खड़ा कर देता है। ये देखकर श्लोक, माधव और जयेश चिल्लाते हुए मंडप के पास जाने लगते हैं, तभी बॉडीगार्ड्स उनके सर पर गन पॉइंट कर देता है। ऋतिक की हरकत से अनोखी तो जैसे हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था नितिन मजाक कर रहा है। अनोखी ऋतिक से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए हमारा हाथ, कहकर अनोखी अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगती है। नितिन गुस्से में खड़े होकर ऋतिक पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनोखी को हाथ लगाने की, छोड़ो उसे। नितिन की बात सुनकर ऋतिक उसे अपनी जलती हुई निगाहों से देखने लगता है। बॉडीगार्ड्स आकर नितिन को पकड़कर खींचकर मंडप के बाहर निकालते हैं और उसे अपने साथ कहीं ले जाते हैं। ऋतिक अनोखी का हाथ पकड़कर पंडित जी की तरफ घुते हुए गुस्से में कहता है, शादी की रस्में शुरू करो। कहकर ऋतिक अनोखी का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती मंडप में बिठाकर खुद भी उसके बाजू में बैठ जाता है। ऋतिक की इस हरकत पर सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। वहीं अनोखी रोते हुए ऋतिक से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, पर ऋतिक की पकड़ से छूट आसान नहीं था। माधव चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम जो भी हो सही नहीं कर रहे, छोड़ो अनोखी को। श्लोक गुस्से में चिल्लाते हुए माधव से कहता है, अबे साले, मेरा डायलॉग मत मार, अपना डायलॉग बना, ये मेरा डायलॉग है। कहकर श्लोक जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे ओ पागल आदमी, छोड़ो मेरी दी को, छोड़ो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। माधव फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, इतनी गंभीर सिचुएशन में भी इस छोटे शेर को अभी भी डायलॉग की पड़ी है, बेवकूफ कहीं का। ऋतिक अपने कमर से गुण निकालकर हवा में शूट करते हुए कहता है, तुम मेरा क्या ही कर लोगे बेवकूफ लड़के, शादी होने तक अपने मुंह पर ताला लगाकर रखो वरना यहाँ लाशों की ढेर बीच जाएगी, पर यह शादी नहीं रुकेगी। अनोखी रोते हुए कहती है, प्लीज छोड़िए, आप कौन है और ये सब क्यों कर रहे हैं?
ऋतिक तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है बिकॉज आई लव यू माई बटरफ्लाई, आज के बाद से तुम मेरी हो जाओगी हमेशा हमेशा के लिए। कहकर ऋतिक पंडित जी को घूर के देखता है। खुद को ऐसा घूरता पाकर पंडित जी जल्दी जल्दी शादी के मंत्र पढ़ने लगता है। ये सब देखकर मंडप में खड़खड़े सभी लोगों की हालत खराब हो रही थी। नंदिनी और सांझ तो बुरी तरह से रो रही थी। आखिर उनकी दोस्त के साथ कोई जबरदस्ती शादी जो कर रहा था। अनोखी का रो रो कर बुरा हाल था। अनोखी के आंसू देखकर ऋतिक के दिल में बहुत दर्द हो रहा था। पर वो अगर आज उसके आंसुओं से पिघल जाता तो शायद वो जी जिंदगी भर के लिए अनोखी को खो देता। पंडित जी ऋतिक को देखकर फेरों के लिए खड़ा होने को कहते हैं। अनोखी रोते हुए ऋतिक से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है प्लीज छोड़ो हमें शादी नहीं करनी। ऋतिक जल्दी से अनोखी को अपने गोद में उठाकर फेरे लेने लगता है। ये देखकर श्लोक गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है छोड़ो मेरे दी को गंदे आदमी। पर ऋतिक को जैसे किसी की कोई बात सुनाई ही नहीं देती। अनोखी अपने हाथों से ऋतिक के सीने पर मारते हुए कहती है छोड़ो हमें तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी छोड़ो। कहकर वो और जोर जोर से रोने लगती है। ऋतिक अनोखी को और टाइट पकड़कर 5वां फेरा लेते हुए कहता है शादी तो आज होकर रहेगी मेरी बटरफ्लाई। कहते हुए वो फेरे ले रहा था। फेरे पूरे होने के बाद ऋतिक फिर से अनोखी को बिठाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। पंडित जी ऋतिक से अनोखी को मंगलसूत्र पहनाने को कहते हैं। ऋतिक अपने कोट के पॉकेट से बॉक्स निकालकर उसमें से मंगलसूत्र निकालता है जो उसने अनोखी के लिए खास बनवाया था। अनोखी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तभी उसे अपने गले पर किसी के गर्म हाथ महसूस होते हैं जिससे वो डर के थोड़ा पीछे होने लगती है। ऋतिक अनोखी के गले में मंगलसूत्र पहनाते हुए कहता है बटरफ्लाई डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारा वुड बी हस्बैंड। कहकर ऋतिक उसे मंगलसूत्र पहनाकर अलग होता है। पंडित जी ऋतिक को अनोखी के मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं। ऋतिक सिंदूर की डिब्बी में से सिंदूर लेकर अनोखी के मांग में भरने को होता है, जिसका एहसास होते ही अनोखी हाथ मारने की कोशिश करने लगती है। ऋतिक अनोखी का हाथ पकड़कर उसकी मांग में सिंदूर भर देता है जिससे थोड़ा सा सिंदूर अनोखी के नाक पर गिर जाता है। पंडित जी दोनों को देखकर डरते हुए कहता है आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। ये सुनते ही अनोखी जोर जोर से रोने लगती है और ऋतिक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ऋतिक सभी गार्ड्स के तरफ देखकर इशारा करता है। गार्ड्स सभी के सर पर तानी बंदूक हटाकर उन्हें छोड़ देते हैं। श्लोक, माधव, नंदिनी और सांझ बिना एक पल गवाए सीधा अनोखी के पास भागकर आने लगते हैं। ऋतिक अनोखी का हाथ पकड़कर मंडप से बाहर आ जाता है। 4 रोज जल्दी से अनोखी के पास आ जाते हैं। श्लोक अनोखी के गले लगकर रोते हुए कहता है सॉरी दी, मैं अच्छा भाई नहीं हूं, मैं आपको इस गंदे आदमी से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अनोखी का दिमाग तो जैसे पूरी तरह से सुन हो गया था, वो तो बस श्लोक के गले लगकर रोए जा रही थी। तभी जयेश ऋतिक के सामने आकर खड़े होते हुए कहता है आखिर तुम कौन हो, क्यों किया तुमने ये सब, आखिर हमारी फूल जैसी बच्ची ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, वो तो देख भी नहीं सकती बेचारी। ऋतिक अपने आंखों पर ब्लैक शेड्स छाते हुए बिना किसी भाव के कहता है हाफ आवर है श्लोक, माधव, नंदिनी और सांझ अपना सामान बांध ले क्योंकि उसकी बाद किसी भी सामान पैक करने का मौका नहीं मिलेगा। कहकर ऋतिक सबके तरफ अपनी नजर डालता है। माधव चिढ़ते हुए कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, हम हमारा सामान क्यों बांधे। मान सामने आते हुए कहता है सर का मतलब है आप चारों हमारी लेडी बॉस के साथ चलेंगे। मान की बात सुनकर सब मुंह फाड़कर मान को देखते हुए कहता है ये सब क्या हो रहा है। माधव, सांझ, नंदिनी ऋतिक को घुते हुए एक साथ कहते हैं हम कहीं नहीं जाएंगे और ना ही हमारी अनोखी जाएगी। ऋतिक अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डालते हुए रोबदार आवाज में कहता है। ऋतिक अरोरा किसी के फैसले नहीं सुनता बल्कि फैसले सुनाता है। पारुल जयेश के पास आते हुए उसका हाथ पकड़कर कहती है आप यहाँ आइए और मेरी बात सुनिए। कहकर पारुल जयेश का हाथ पकड़कर साइड में ले जाती है। अनोखी अभी भी श्लोक के गले लगकर सुबक रही थी। अनोखी को श्लोक के गले लगा देखकर ऋतिक की आंखें छोटी हो जाती है। वो एक झटके से अनोखी का हाथ पकड़कर अपने तरफ खींचकर उसे अपने गले से लगाकर रड वॉइस में कहता है योर्स टाइम अप। कहकर ऋतिक अनोखी को अपने साथ लेकर का के तरफ जाने लगता है। वहीं अब अनोखी रोते हुए फिर से ऋतिक से अपना हाथ छुड़वाने लगती है। श्लोक और माधव को बड़ा गुस्सा आने लगता है पर वो कर भी क्या सकते थे। आखिर ऋतिक के साथ उसके बड़े बड़े मुश्तंडे बॉडीगार्ड्स जो थे। ऋतिक को अनोखी को अपने साथ ले जाते देखकर नानी ऋतिक को रोकते हुए कहती है रुको। नानी की आवाज सुनकर ऋतिक के चलते कदम रुक जाते हैं पर वो पीछे नहीं पलटता। चांदनी ऋतिक जी सामने आकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहती है देखो बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो और हमारे बेटी के साथ शादी क्यों की है, ये जानने का हमें पूरा हक है।
तुम इसे अपने साथ ले जाओ, उससे पहले हमें ये तसल्ली तो हो जाए कि ये तुम्हारे साथ सेफ रहेगी। ऋतिक तिरछा मुस्कुराते हुए सीधे सीधे कहता है, आपकी अनोखी को पलकों पर बिठाकर अपनी रानी बनाकर रखूंगा, बिकॉज आई लव हर। और रही बात मेरी, तो आप गूगल पर मेरा नाम टाइप करके देख सकती है। ऋतिक अरोरा कौन है? कहते हुए ऋतिक के चेहरे पर एटीट्यूड झलक रहा था। श्लोक अपना फोन निकालकर गुस्से में माधव से कहता है, यार माधव के गंदा इंसान, बात तो ऐसे कह रहा है जैसे ये हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर हो। माधव अपनी आंखें फाड़े श्लोक के फोन में घुरते हुए कहता है, भाई ये आदमी पीएम से कम भी नहीं है। दोनों जब ऋतिक के बारे में पढ़ते हैं, दोनों के पसीने छूटने लगते हैं। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर ऋतिक डेविल स्माइल करते हुए उनको देखने लगता है। कुछ देर बाद पारुल चांदनी अनोखी की विदाई की रस्में करती है। इस वक्त अनोखी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके लिए तो सब कुछ एक सपने जैसा था। ऋतिक कार के पास आकर अनोखी के लिए का दरवाजा खोलता है। अनोखी चुपचाप कार में बैठ जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पारुल और जयेश ने अनोखी को ऋतिक के साथ इसीलिए भेजा था कि उनकी श्लोल, माधव, नंदिनी और सांझ भी उसके साथ जाने वाले थे। कुछ देर बाद ये चारों भी मान के साथ दूसरी कार में बैठकर निकल जाते हैं। सबको जाते हुए देखकर पारुल जयेश के गले लगकर सुबकने लगती है। यही हाल कुछ जयेश और नानी का भी था। वहीं नितिन को बॉडीगार्ड्स वापस मंडप में लाकर छोड़ देते हैं। वो एक जगह बूथ बना खड़ा था। आज के दिन के लिए वो कितना खुश था, पर कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया था। इधर ऋतिक के काम में अनोखी का रोना तो बंद हो गया था, पर फिर भी वो थोड़ा थोड़ा सिसक रही थी। ऋतिक तो बस बिना पलके झपकाए एक तक अनोखी को देखे जा रहा था। उसने आज तक अनोखी को बस लैपटॉप पर ही देखा था। अनोखी सच में कितनी खूबसूरत है, ये शायद आज ऋतिक को पता चला था। ऋतिक अनोखी का हाथ पकड़कर उसके हाथ में पानी की बोतल देते हुए कहता है, ये लो पानी पी लो, रोते रोते थक गई होगी। अनोखी अपनी पलकें बार बार झपका कर सीसकते हुए कहती है, नहीं पीना हमें। ऋतिक अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछता है, और क्यों नहीं पीना तुम्हें? अनोखी हिचकी लेते हुए कहती है, हमने सुना है जब कोई किसी को किडनैप करके ले जाए तो उस किडनैपर के हाथ से कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, वो उसमें नशे वाली चीजें मिलाते हैं बेहोश करने के लिए। अनोखी की बात सुनकर ऋतिक को हंसी आ रही थी, पर वो अपनी हंसी छुपाकर प्यार से कहता है, भला कौन सा पति अपने ही बीवी को किडनैप करता है? ऋतिक की बात सुनकर अनोखी सोचते हुए अजीब अजीब मुंह बनाने लगती है। उसे इस वक्त ऋतिक की बात समझ नहीं आई थी। ऋतिक हंसते हुए कहता है, यू डोंट वरी बटरफ्लाई, तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें कहीं किडनैप करके नहीं ले जा रहा हूं, बस तुम मेरे साथ हमारे घर चल रही हो, जैसे शादी के बाद हर लड़की जाती है वैसे। ऋतिक की बात सुनकर अनोखी मुंह बनाते हुए चुपचाप पानी पी लेती है। इधर दूसरी कार में श्लोक गुस्से में अपने बाल खींचते हुए माधव से कहता है, अरे यार माधव, यहाँ तो हमारा बैठे बिठाए किडनैप हो गया। माधव श्लोक को घुते हुए कहता है, हाँ हाँ महान आत्मा, ये सब तुम्हारी ही मेहरबानी से हुआ है। श्लोक माधव के कंधे पर मारते हुए कहता है, साले हर प्रॉब्लम के लिए क्या मैं ही जिम्मेदार होता हूँ? नंदिनी गुस्से में श्लोक को घुते हुए कहत है, नहीं मेरे लाडले भाई, तू जहां होता है ना वहां मुसीबत बिना वीसा, बिना टिकट और इनविटेशन काट के आ जाती है। सांझ रोते हुए कहती है, और नहीं तो क्या कल मोगली की तरह उछल उछल कर कह रहा। ये पहला फंक्शन है जो बिना ड्रम के पूरा हुआ। अब देख लिया तूने, इस फंक्शन में ही सबसे बड़ा ड्रामा हुआ और अनोखी के साथ हम किडनैप हुए वो अलग। पता नहीं अब मेरे स्टार प्लस के सीरियल्स का क्या होगा। चार दोस्त आपस में बहस कर रहे थे। वहीं मान सभी को देखकर मन ही मन हंसते हुए कहता है, पता नहीं सर इन नमूनों को क्यों ले जा रहे हैं अपने साथ, पर जो भी हो आगे बड़ा मजा आने वाला है, इसलिए कहानी को पढ़ना मत छोड़ना रीडर्स। 1 घंटे बाद सभी की गाड़ियां अहमदाबाद एयरपोर्ट के सामने आकर रुकती है। ऋतिक कार से उतरकर अनोखी के साइड आकर दरवाजा खोलकर अनोखी को अपने गोद में उठा लेता है। अनोखी गिरने में डर से उसके गले में अपने बाहें लपेटते हुए कहती है, हमें नीचे उतारिए। ऋतिक तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, आदत डाल लो बटरफ्लाई, अब तुम्हें जिंदगी भर मेरे बाहों में इसी तरह से रहना है। कहकर ऋतिक एयरपोर्ट के विप एरिया से अंदर चला जाता है। इधर मान भी चारों के साथ विप एरिया से एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग ऋतिक के प्राइवेट जेट के सामने खड़े थे। ऋतिक अनोखी को गोद में ही लेकर जेट के अंदर चला जाता है। वहीं चारों तो अपनी जगह खड़े मुंह फाड़कर जेट को देख रहे थे। श्लोक अपनी आंखें मलते हुए कहता है, यार माधव, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूं? माधव श्लोक को चिमटी काटते हुए कहता है, ये सपना नहीं सच है छोटे शेर।
आह साले, मैंने तेरी भैंस मारी है जो इतनी जोर से चिमटी काट रहा है, श्लोक चिढ़ते हुए कहता है। माधव श्लोक को आंखें दिखाते हुए कहता, अगर तूने मेरी भैंस मारी होती तो मैं तुझे चिमटी नहीं काटता, तेरा गला काटता। बड़ा आया भैंस मारी क्या वाला। मान श्लोक और माधव को घुते हुए कहता है, अंदर जाकर लड़ लेना वरना सर तुम्हारे साथ मुझे भी यही छोड़ देंगे। श्लोक जट के अंदर भाग कर जाते हुए कहता है, अरे भाई वो गंदा आदमी मेरी दी को अपने साथ ले जाएगा, फिर मेरा क्या होगा। कहकर श्लोक अंदर भाग जाता है। माधव नंदिनी और सांझ के तरफ एक नजर देखकर ना में अपना सर हिला देता है, जैसे कह रहा हो इस छोटे शेर का कुछ नहीं हो सकता। कुछ देर बाद अभी जट में मौजूद थे। ऋतिक अनोखी को अपने साथ सोफे पर लेकर बैठा हुआ था। इस वक्त ऋतिक ने अनोखी का हाथ पकड़ रखा था। अनोखी बार बार ऋतिक से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। श्लोक ऋतिक के सामने वाले सोफे पर बैठा अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर गुस्से में ऋतिक को देख रहा था। पर ऋतिक तो ऋतिक है, उसे कहाँ किसी से फर्क पड़ने वाला है। श्लोक गुस्से में ऋतिक को घुते हुए कहता है, अब क्या मेरी दी का हाथ उखाड़कर अपने पास रखने का इरादा है आपका जीजाजी। वो अब इस प्लेन में से कहीं उड़कर भागने नहीं वाली, इसलिए आप उसका हाथ छोड़ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। श्लोक ने ये बात ऋतिक को टॉन्ट मारने में लहजे में कहा था। ऋतिक श्लोक को घूर के देखता है पर उसे श्लोक को कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता था अगर उसे अनोखी के दिल में प्यार जगाना है तो उसे अनोखी के इन 4 दोस्तों को फंसाना पड़ेगा। श्लोक की आवाज सुनकर अनोखी श्लोक से पूछती है, छोटे शेर तू ठीक है ना, और वो तीनों कहाँ है। श्लोक अनोखी को प्यार से देखते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ दी। सांझ जो श्लोक के साइड में बैठी हुई थी वो अनोखी को घुते हुए कहती है, अभी तक तो ठीक है अनु, पर पता नहीं कब तक ठीक रहूंगी। तुझे तो पता है कि मैं मेरे सीरियल देखे बिना खाना भी नहीं खाती और यहाँ हम किडनैप हो गए हैं। हे भगवान, कैसे रहूंगी मैं अपने सीरियल के बिना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं मैं 2 दिन के अंदर मर गई तो मुझे आगे की स्टोरी कैसे पता चलेगी। नंदिनी सांझ के सर पर चपत मारते हुए कहती है, तो वो पहली महान आत्मा होगी जो सीरियल ना देख पाने की वजह से मरने के बारे में सोच रही है। माधव दोनों को घूर कर देखता है और फिर ऋतिक के तरफ देखता है जो नंदिनी और सांझ को ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी पागल को देख रहा हो। अनोखी रोते हुए कहती है, ए ना जाने हमने कौन सा पाप किया था, हमें ऐसे नाकारा भाई बहन और दोस्त मिले हैं। यहाँ मेरी लाइफ की बैंड भेज गई है और इन बेवकूफों को सीरियल की पड़ी है। कहकर अनोखी श्लोक से कहती है, छोटे शेर इधर आना। श्लोक बेचारा अच्छे भाई की तरह अनोखी के सामने जाकर झुक जाता है। अनोखी श्लोक के गले लगकर श्लोक का शर्ट पकड़कर उस पर अपनी नाक रब करके नाक साफ करती है। अनोखी की हरकत देखकर माधव, सांझ और नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहीं ऋतिक बड़े ही प्यार से अपने क्यूट वाइफ की क्यूट हरकतों को देख रहा था। अपनी नाक साफ करने के बाद अनोखी श्लोक का शर्ट छोड़ते हुए कहती है, हमारी ही मती मारी गई थी जो हमें इन बेवकूफों के चक्कर में नितिन के साथ शादी करने का फैसला किया। श्लोक अपनी जगह पर बैठते हुए कहता है, दी आप पहले रोना बंद करो, क्योंकि अगर आप यूं ही रोती रही ना तो ये मेरी शर्ट पहनने लायक नहीं बचेगी। वैसे भी हम इतने जल्दबाजी में किडनैप हुए हैं कि अब मेरे पास बदलने के लिए दूसरी शर्ट भी नहीं है। अनोखी अपने आंखों से मोटे मोटे आंसू बहाते हुए कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा छोटे शेर, यहाँ हमारी जिंदगी में सुनामी, तबाही, भूकंप ना जाने क्या क्या आ गया है और तुम कह रहे हैं हम रोए भी ना। तुम्हें अपने दी से ज्यादा अपने शर्ट की फिक्र है। कहकर अनोखी फिर से रोने लगती है। माधव दोनों भाई बहन की हरकत देखकर मन ही मन कहता है, ऋतिक अरोरा सर को बहुत जल्द अपने गलती का एहसास होने वाला है। ये दोनों भाई बहन इनको पागल करके ही छोड़ने वाले हैं। वो खुद अनोखी को हमारे साथ अपने घर से बाहर निकाल देंगे और कहेंगे ले जाओ इस आफत को यहाँ से। पर माधव को कौन बताए, पिछले 1 महीने से ऋतिक अनोखी को अच्छे से जान चुका है। टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।